अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी उम्मे अमान। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 3 बॉटनी का कंटिन्यू है, जिसमें हमने मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज को डिस्कस किया। आज जिस ऑर्गेनेली को हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसे सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं और आप इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट प्लांट, कि प्लांट की बॉडी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये नहीं होती, ठीक है। प्लांट की बॉडी में होती है, लेकिन इसकी कंपोजिशन की तरफ जब आएंगे तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि किस तरीके की होती है। लेकिन प्लांट की बॉडी में जो वाज़े हमारे पास सेल वॉल होती है, जो यानी कि इसकी प्रोटेक्टिव लेयर होती है, वो कौन सी होती है? सेल वॉल होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिखा है सेल आर इनक्लोज इन मेम्ब्रेन। वो सेल जो इनक्लोज है किसमें? पूरे मेम्ब्रेन में, एज अ आउटर मोस्ट लेयर। इस तरीके से एक आउटर मोस्ट लेयर के तरीके से इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो हमारे पास क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन। आगे यहाँ लिखा है इट सेपरेट द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये क्या कर रही है? ये सेपरेट कर रही है किसको? साइटोप्लाज्म को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। यानी कि अगर हम अपने सेल को देखें स्टूडेंट, तो इस सेल में सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके बाकी जो हिस्सा है वो क्या है? साइटोप्लाज्म में एक जेली लाइक सब्सटेंस है। अब ये जो हमारी बाहर वाली लेयर है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सेपरेट करती है हमारे पास बाहर जो भी कुछ एनवायरनमेंट है उससे हमारे साइटोप्लाज्म में। यानी साइटोप्लाज्म में ही तमाम ऑर्गेनेलीज होती है, जितनी भी आपकी ऑर्गेनेली है, जैसे गोल्जी बॉडी है, या हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, या राइबोसोम्स हैं, जितनी भी हमारे पास जो हमारा न्यूक्लियस है, ये तमाम ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में मौजूद है। साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, विच मीन्स तमाम ऑर्गेनेली को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और वो आउटर मोस्ट लेयर जो प्रोटेक्ट कर रही है वो कौन सी है? वही हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। कि हमारे पास स्टूडेंट इसकी केमिकल कंपोजिशन सबसे पहले लिखी है कि इसकी किस तरीके से केमिकल कंपोजिशन की गई है, किस तरीके से हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन बने हुए होते हैं। तो दे आर मेड अप ऑफ डबल लेयर। अब ये किस तरीके से होते हैं? एक डबल लेयर की होती है जिसे हम बाई लेयर कहते हैं। बाई का मतलब होता है टू, ठीक है, यानी कि दो लेयर। सबसे पहले एक हमारे ऊपर जो है बिल्कुल अपर मोस्ट लेयर है, एक हमारी लोअर मोस्ट लेयर है, और दरमियान में उसका तमाम जो स्ट्रक्चर है, जो आपके फॉस्फोलिपिड है, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी होती हैं। तो बेसिकली ये बाई लेयर ही फॉस्फोलिपिड की होती है, जो कि इंटर सेपरेटेड होती है, ठीक है। यानी कि क्या कर रही होती है? इंटर सेपरेट कर रही होती है। किसको? प्रोटीन को। लिखा है फॉस्फोलिपिड अरेंज इन टू पैरेलल लेयर। अब ये दो पैरेलल लेयर में होती हैं इस तरीके से। हमारे पास सबसे पहले एक लेयर आ गई हमारे फॉस्फोलिपिड की लेयर की दूसरी लेयर। अब ये दोनों एक और दो कितनी हो गई? बाई लेयर हो गई। दरमियान में हमारा पूरा स्ट्रक्चर होता है किसका? एक चेन होती है प्रोटीन की, जो बाकी वर्क क्या कर रही होती है? परफॉर्म कर रही होती है। आगे लिखा है कि इट कंटेन सेवरल टाइप ऑफ लिपिड। अब हमारे पास इस फॉस्फोलिपिड में या फिर इस हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेवरल टाइप ऑफ क्या होती है? लिपिड्स होती है। कई किस्म के मुख्तलिफ लिपिड्स मौजूद होते हैं। लिखा है देयर आर नॉन पोलर हाइड्रोफ्लोबिक। अच्छा, ये जो हमारे पास लिपिड्स हैं ये कैसे हैं? ये यहाँ पर नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, इसका एक एंड हमारे पास हाइड्रोफोबिक है, दूसरा एंड हमारे पास क्या है? पोलर इन नेचर यानी हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, जो कि एसोसिएट कर रहा है तमाम कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और बाकी ऑर्गेनिज्म जितने हमारे पास बाकी माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको। तो सबसे पहले अगर हम देखें प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल है उसमें एक इनक्लोज जो हमारे पास लेयर है, एक इनक्लोज हमारे पास सेल है, वही हमारे पास क्या कहलाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। अब ये क्या करती है? ये सेपरेट कर रही होती है साइटोप्लाज्म को इन्वायरमेंट से, ठीक है। उसके अलावा हमने इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिस्कस किया। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये डबल लेयर होती है। केमिकल कंपोजिशन में आप ये बताएंगे कि ये बाई लेयर होती है, और वो बाई लेयर किसकी होती है? फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, ठीक है, जो कि अरेंज होती है एक पैरेलल लेयर में। साथ ही उसमें सेवरल टाइप ऑफ लिपिड्स होती हैं, जो कि दो एंड होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। मज़ीद चीज़ें आपकी बुक में इस पैराग्राफ में लिखी हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 50% है, ठीक है, हमारे पास जो लेयर है वो कंटेन कर रही है 50% ऑफ लिपिड्स, या उसके अलावा मज़ीद 5 to 10%। तो मुख्तलिफ आपको कंपोजिशन बताई गई है।
लेकिन आज से जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर आपको पेपर के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना हो तो ये वो 4-5 चीज़ें हैं जो आपको लाजमन बतानी है इसके केमिकल कंपोजिशन में। अब हम बढ़ते हैं इसके फंक्शन की तरफ, इसके कुछ रोल की तरफ और सबसे इम्पॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर की तरफ। नाउ अगर अब हम बात करें इनके स्ट्रक्चर के स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर लिखा है किसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। सबसे पहले ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कंपोज हुए हैं लिपिड बायलेयर से, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर लिपिड बायलेयर की कितनी लेयर है स्टूडेंट, 2 लेयर है। एक हमारे पास अपर मोस्ट है और एक हमारे पास लोअर मोस्ट है, और दरमियान में हमारे कुछ फ्लूइड मौजूद है या प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। अब हमारे पास लिखा है ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और इसमें प्रेजेंट है इन ऑल सेल्यूलर ऑर्गेनेल, यानी कि ये हमारा जो यूनिट मेम्ब्रेन है, जिस स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं जो कि लिपिड बायलेयर की है, ये प्रेजेंट है तमाम सेल्यूलर सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा है द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज रिवील्ड दैट लिपिड बायलेयर। अब हमारे पास कुछ मॉडर्न जो हमारे पास हमारी टेक्नोलॉजी है उसके मुताबिक इस लेयर को मज़ीद बयान किया गया, बताया गया मुख्तलिफ मॉडल को पेश करके, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल मॉडल है जो हमें बिल्कुल क्लियरली बताता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, हम उसे समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल है वो है फ्लूइड मॉसिक मॉडल। अब इस मॉडल का नाम अगर आप देखें तो इसका नाम एक फ्लूइड है, विच मीन्स कि आपके इस मेम्ब्रेन में, इस मॉडल में कुछ फ्लूइड का इम्पोर्टेंट जिक्र। 1972 में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज किया था, इसमें थे हमारे पास सिंगर और निकोलसन। निकोलसन ने जो है ये प्रपोज किया था एक वर्किंग मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, यानी कि एक ऐसा मेम्ब्रेन जो वर्किंग मेम्ब्रेन है जिसमें मुख्तलिफ फ्लूइड प्रेजेंट है। आगे लिखा हुआ है, उसका नाम दिया फ्लूइड मॉसिक मॉडल। लिपिड बायलेयर जो था वो रिटेन था, ठीक है, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने जो नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक नया जो स्ट्रक्चर, जो नया मॉडल दिया है उसमें लिपिड बायलेयर नहीं, उसमें लिपिड बायलेयर भी मौजूद हैं, ठीक है, विच मीन्स कि उनका स्ट्रक्चर वही है, बाकी जो कंपोनेंट है, बाकी जो आपका फ्लूइड है या कोई सब्सटेंस है, जो भी चीज़ें हैं, ये बाद में आपको टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने मॉडल को रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कब हुआ, 1972 में। आगे लिखा है एज द कोर ऑफ द मेम्ब्रेन। अब ये कौन है हमारा, रिटेन जो था, यानी कि लिपिड बायलेयर। तो लिपिड बायलेयर इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमन लिखना है इसके केमिकल कंपोजिशन। अच्छा, लिखा है दिस लिपिड आर प्रेजेंट इन द फ्लूइड स्टेट एबल टू रोटेट, वाइब्रेट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट। अब हमारे पास ये जो लिपिड की लेयर है ये किस तरीके से वाज़ेह होगी, इस फ्लूइड को जो हम नाम दे रहे हैं बेसिकली लिपिड ही मौजूद है, लेकिन वो एक फ्लूइड स्टेट में है। अब वो फ्लूइड स्टेट में इसलिए है ताकि वो सलाहियत फराहम कर सके मज़ीद सब्सटेंस को, प्रोटीन्स को, जो भी चीज़ें कंपोनेंट उसके अंदर है उनको रोटेट करने के लिए, वाइब्रेट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अदर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। आगे हमारे पास लिखा है कि प्रोटीन जो है ये आल्सो प्रेजेंट है इस बायलेयर लिपिड में। उसके अलावा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है वो अरेंज किस तरह हुई है, आइस पैरेट की तरह, यानी कि आप अगर सी में देखें, सी एरिया में, कि हमारे पास एक आइस की लेयर है, फिर नीचे भी आइस की लेयर और दरमियान में इसके वाटर है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है एक लिपिड की लेयर है, नीचे लिपिड की लेयर है और दरमियान में फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, जो कि बेसिकली लिपिड है लेकिन वो फ्लूइड के स्टेट में है। उसके बाद लिखा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि क्या है, मोबाइल है। अब ये कौन सा मोबाइल है, ये वो मोबाइल है जो हेल्प कर रहा है इसे मूविंग में, ठीक है, यानी कि किसमें हेल्प कर रहा है, मूविंग में, लोकोमोशन आप कह सकते हैं कि ये एज अ लोकोमोशन फराहम कर रहा है अपने सेल्स के कंपोनेंट को। अच्छा, ये कैपेबल है किसके लिए भाई, कमिंग टुगेदर, किस चीज़ के, सेमी परमानेंट इंटरेक्शन। सेमी परमानेंट इंटरेक्शन यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, आना जाना कर रही हैं। जब आप इसकी डायग्राम को देखेंगे जो आपके बुक में 49 पेज नंबर पे मौजूद है आई गेस, तो उस डायग्राम में आपको मज़ीद चीज़ें क्लियर होंगी कि किस तरीके से रास्ते बने हुए जो कि एक पूरा इंटरेक्शन क्रिएट कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है कि ये जो प्रोटीन है हमारे पास, ये बायलेयर प्रोटीन एसोसिएट हुई भी है 2 ग्रुप में। अब वो 2 ग्रुप अहम है, उसे समझिएगा। सबसे पहला हमारे पास है इंटीग्रल ग्रुप, दूसरा है पेरिफेरल, ठीक है। अब अगर हम पेरिफेरल को डिस्कस करें तो ये प्रोवाइड करता है हमें एक चैनल। अब ये किस किस्म का चैनल है, ये हमारे पास कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं है कि ये हमारे पास चैनल कैसा है, ये एक
ऐसा चैनल है जो रास्ता फराहम करे। आप इसे इस चैनल को एज अ वे में, एज अ कनाल में ले सकते हैं कि ये एक रास्ता फराहम कर रहा है ताकि मुख्तलिफ कंपोनेंट क्या कर सकें, गुजर सकें। आगे हमारे पास लिखा है थ्रो विच वाटर सॉल्यूबल, यानी एक वाटर सॉल्यूबल रास्ता फराहम कर रहा है अपने सब्सटेंस को गुजारने के लिए, पासिंग आउट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इंटीग्रल की बात करें तो लिखा हुआ है लोकेटेड इंटायरली आउटसाइड। तो दो किस्म के इस प्रोटीन में हमने जो जिक्र किया कि यहाँ पे प्रोटीन भी साथ ही साथ प्रेजेंट है लिपिड बायलेयर में, ठीक है। तो लिपिड बायलेयर में जो प्रोटीन मौजूद हैं, ये प्रोटीन हमें एसोसिएट कर रहे हैं दो ग्रुप को। एक ग्रुप हमारे पास इंटीग्रल ग्रुप कहला रहा है, दूसरा पेरिफेरल। इंटीग्रल यानी कि कंप्लीटली इंटायरली आउटसाइड, यानी आपका जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर है, उस एक्स्ट्रा सेल्यूलर से जो हमारा इंटरेक्शन होगा वो किसके साथ होगा, साइटोप्लाज्मिक के साथ होगा, यानी साइटोप्लाज्मिक में जो चीज़ें हैं उसके साथ होगा। लेकिन अगर हम पेरिफेरल की बात करें तो ये हमारे पास कैसा है, ये हमारे पास वाटर सॉल्यूबल है, विच मीन्स आपको एक चैनल फराहम कर रहे हैं, एक रास्ता फराहम कर रहा है। उसके साथ ही साथ आपके साथ ये इंट्रा सेल्यूलर प्लस एक्स्ट्रा सेल्यूलर के साथ इंटरेक्ट करेगा। तो इसकी डेफिनेशन आपके पास बुक में मौजूद है, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या कर रहे हैं दोनों, एक आउटसाइड को डील कर रहे हैं, एक कम्प्लीटली इंटायरली इनसाइड को डील कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन स्ट्रक्चर था दैट इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर एग्जाम, कि आपके एग्जाम में ये मॉडल आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है, साथ ही इसके डायग्राम भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो हमारे पास प्रोटीन की जो ग्रुप है 2 वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो आपने इसे अच्छे से समझ के पढ़ना है। नाउ लेट डिस्कस इट्स फंक्शन एंड ऑल्सो डिस्कस सम रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ स्टूडेंट, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझ लिया, अब हम इसके मेन फंक्शन को डिस्कस अगर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है द मेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सबसे अहम फंक्शन ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये है कि वो साइटोप्लाज्म को क्या करता है, प्रोटेक्शन फराहम करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। किस तरीके से, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ये एक ऐसी लेयर है जो कम्प्लीटली सेल के अराउंड होती है, सेल के पूरे अतराफ होती है, अंदर मौजूद जितना हमारे पास साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज है उसकी हिफाजत कर रहा होता है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है बाहर के इन्वायरमेंट से। आगे हमारे पास लिखा है कि इसके साथ ही टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ सॉल्यूशंस एंड मटेरियल, कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है या मटेरियल है उनके फ्लो को क्या करता है, रेगुलेट करने में मदद करता है। किस तरीके से, आउट एंड इनसाइड ऑफ द सेल। अच्छा, उसके अलावा ना सिर्फ ये रेगुलेट करने में सिर्फ मदद कर रहा है, साथ ही उसके सर्टेन लिमिटेशन को भी चेक कर रहा है, ठीक है। यानी कि एक लिमिटेशन के साथ ही कि आपको एक लिमिट बता दी गई है, उस लिमिट के मुताबिक ही आपने क्या करना है कि सेल में रोटेट करना है। जो भी मटेरियल्स हैं उनको हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक लिमिट बता देती है कि उस लिमिट के मुताबिक, उस लिमिटेशन के मुताबिक उनको क्या करना है, रोटेट करना है सेल के अंदर या फिर सेल के बाहर, सही है। अच्छा, अब ये लिमिटेशन क्यों रखी जाती है, दिस लिमिटेशंस आर चेक्ड। सबसे पहले कि ये लिमिटेशन चेक की जाती है बाय द फ्लो ऑफ मटेरियल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि जो हमारे मटेरियल की जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक चेक की जाती है। लेकिन सवाल ये बनता है कि ये रेगुलेशन की क्यों जा रही है। तो आगे लिखा है विच इज नेसेसरी टू मेंटेन पीएच ऑफ आयोनिक कंसंट्रेशन, कि हमारे पास जो पीएच है आयोनिक कंसंट्रेशन का, अभी आयोनिक कंसंट्रेशन क्या है, यानी कि हमारे पास जितने भी जो यहाँ पर बॉन्ड है या फिर हमारे पास जितने भी एटम्स हैं, जो भी हमारे पास ये एलिमेंट इस्तेमाल है, कंपोनेंट है, उनके जो आयोनिक कंसंट्रेशन है, उनकी जो एक तादाद है उसको हमने क्या करना है, उसके पीएच को चेक करना है, पीएच को मेंटेन करना है। आगे लिखा है फॉर एंजाइम एक्टिविटी। अब ये किस लिए किया जाता है, जब पीएच मेंटेन उसमें रहेगा, एक मेंटेन प्रोसेस में रहेगा, एक मेंटेन कंसंट्रेशन में रहेगा, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेगा। एंड एक्सक्रीट टॉक्सिक सब्सटेंस, साथ ही इसे जो है लिमिटेशन को चेक इसलिए किया जाता है कि जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं उनको क्या कर सकें, एक्सक्रीट आउट कर सकें, स्पेल आउट कर सकें, निकाल सकें, ठीक है। उसके बाद लिखा है द लिपिड बायलेयर कंट्रोल दी फ्लूइडिटी, यानी हमारा जो फ्लूइड है उसकी जो लिपिड बायलेयर है उसको कंट्रोल भी करता है कौन, यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आगे लिखा है इन वेरिएबल टेम्परेचर कंडीशन, कब, मुख्तलिफ टेम्परेचर कंडीशन में, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड,
किसकी मदद से करता है? किसी भी डिक्रीज या फिर इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की मदद से। आगे लिखा है हमारे पास, इट ऑल्सो कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। जितने हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है या आयंस है उनके मूवमेंट को भी कंट्रोल कर रहा होता है। Only specific molecule to pass through the bilayer of lipid। अब हमारे पास यही जो bilayer of lipids है, ये प्रोटीन है, इसमें से जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास पास आउट होगा वो भी कौन चेक कर रहा होता है? यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक कर रहा होता है। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट के सम प्रोटीन। अब इसके साथ साथ हमारे पास कुछ प्रोटीन भी मौजूद है इसी लिपिड में, तो उस प्रोटीन का भी कोई ना कोई काम होगा, वो प्रोटीन भी कोई ना कोई अहम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तभी तो उसको इसमें रखा गया है। तो आगे लिखा है कि वो एक कॉन्जुगेटेड है, जो कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन किस तरीके से वर्क कर रहा है? एज अ रिस्पेक्टर, और साथ ही मुख्तलिफ हार्मोन्स के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, और अदर मॉलिक्यूल्स के साथ विच अदर प्रोटीन वर्क, और जो बाकी अदर प्रोटीन है वो वर्क कर रहे हैं एज अ एंटीजिन, एंटीजिन के तौर पर। अभी ये एंटीजिन क्या है? लिखा है यहाँ पे RH, यानी कि हमारे पास जो RH प्रोटीन है किसका? RBCs का। क्या आपने देखा है कि हर इंसान का अपना डिफरेंट ब्लड होता है, ठीक है, अपना ब्लड ग्रुप होता है, तो हर ब्लड ग्रुप का कोई ना कोई एंटीजन होता है, ठीक है, जैसे O नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो उनके मुख्तलिफ एंटीजन है, सही है। अब वही एंटीजन जो है ये क्या कर रहा होता है? वर्क कर रहा होता है डिफरेंट एंटीजन के तौर पर। जैसे हमारे RH प्रोटीन जो होते हैं किसके? RBCs के, यानी रेड ब्लड ऑफ सेल्स के। तो ये मुख्तलिफ फंक्शन है जो कौन परफॉर्म कर रहा है? एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसका सबसे मेन फंक्शन कि ये प्रोटेक्शन फराहम करता है मुख्तलिफ साइटोप्लाज्म को, किससे? इन्वायरमेंट से, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पोर्टेंट रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रूल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अब यहाँ पे दो रूल हमें बता रहे हैं, एक रेगुलेटिंग का रूल जो यानी कि रेगुलेट कर रहा है सेल्स में, या जो इंटरेक्शन कर रहा है इन्वायरमेंट से, यानी इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ क्या है, इसमें हमें कुछ रूल मिलते हैं। दूसरा हमें कुछ रूल बताए गए हैं, रूल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। तो हम इसे बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा इनर मटेरियल है। सबसे पहले अगर हम इसके रेगुलेशन की बात करें और इंटरेक्शन की बात करें जो इन्वायरमेंट के साथ हो रही है, तो इसमें लिखा हुआ है फॉर एंट्री और एग्जिट। हमारे पास जो एंट्री या एग्जिट है, यानी हमारे पास लिपिड बायलेयर में जो चीज़ें, जो मटेरियल इंटर होगी या हमारे चैनल से जो निकलेंगी, यानी हमारा जो कनाल है, जो रास्ता है, उनसे जो निकलेंगी, उसमें हमारे पास क्या है? कुछ प्रोसेस है, ठीक है। उस प्रोसेस को जिसे हम ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं, उसमें हमारे पास दो प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट को आपने इन डिटेल समझा होगा क्लास 9 में जब आपने लिपिड बायलेयर को डिस्कस किया होगा। मजीद रिवीजन करते हैं। लिखा है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एटीपी, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सबसे पहला हम एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं। क्यों एक्टिव ट्रांसपोर्ट? क्योंकि जब हम किसी कंसंट्रेशन को लो से हाई की जानिब लेकर आएंगे, एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जिसे हम कहते हैं उसके बिल्कुल अगेंस्ट काम करेंगे, तो यहाँ पर हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। अगर मैं आपको एक ग्लास दूं और इस ग्लास में फुल ऑफ वाटर है, अब वाटर क्या करेगा? फुल है और स्पीड से क्या करेगा? फ्लो करेगा, डाउनवर्ड आएगा, ठीक है। ये हमारा जो ग्रेडियंट है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट है, हाई से लो की जानिब है। क्या इसमें कोई एनर्जी इस्तेमाल होगी? कोई एटीपी मॉलिक्यूल यूज होगा? नहीं यूज होगा। यही हमारे पास क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्ट है। और बिल्कुल इसके बरक्स अगर हम कहें, यानी कि अगर हमारे पास लो से हाई की जानिब नहीं बल्कि हमारे पास क्या हो रहा है, ये बिल्कुल अपोजिट काम हो रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये हमारे पास कहलाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पहले समझ लिया, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल बाय यूजिंग डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक है, जिसमें किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होगी। तो ये हमारे पास आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो रेगुलेशन के लिए, किसी भी मटेरियल को इंटर करने के लिए या हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकालने के लिए ये दो प्रोसेस है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, सही है। इसके अलावा हमारे पास मजीद दो जो है वो प्रोसेस दिए गए इंटर और एग्जिट के लिए,
देयर आर टू अनदर फिनोमेना। अब वो फिनोमेना हमारे पास क्या है, इंडोसाइटोसिस और दूसरा एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस हमारे पास है क्या, यानी इनटेक ऑफ मटेरियल, मटेरियल का लेना, सिंपली इंटर करवाएगा, जिसे हमारी बुक में इनफ्लोडिंग का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा एक्सोसाइटोसिन यानी कि एग्जिट कराएगा मटेरियल को सेल में से, जिसे एक्सो होल्डिंग का नाम भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक आपके पास है इनफोल्डिंग, दूसरा है एक्स फोल्डिंग, ठीक है, यानी कि एक सिंपली इंटर कर रहा है और एक सिंपली एग्जिट करवा रहा है। तो सबसे पहले या तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करेगा या तो पैसिव करेगा। एक्टिव में एटीपी मॉलिक्यूल की नीड होगी, पैसिव में नीड नहीं होगी। उसके अलावा या फिर वो सिंपली इंटर कराएगा, ठीक है, जिसे हम इनफोल्डिंग कह रहे हैं, या फिर निकालेगा जिसे हम एक्स फोल्डिंग कह रहे हैं। और अगर हम बात करें ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के रोल की, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हमारे पास कुछ प्रोटीन्स और अदर लिपिड्स भी मौजूद हैं, ठीक है। हमने जिक्र किया था कुछ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का भी, जो कि एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में, ठीक है स्टूडेंट। तो अब उनके साथ साथ उनके कुछ रोल भी होंगे। तो उनके रोल क्या है, उनके रोल है कि हमारे पास जो ग्लाइकोलिपिड है ये फॉर्म कर रहा है किसको, अदर साइड ऑफ फोस्फोलिपिड बायलेयर को, यानी हमारी जो दूसरी साइड है लिपिड बायलेयर की वो ग्लाइकोलिपिड की ही है, ठीक है। उसके बाद है इट्स मेन फंक्शन। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, ये मेंटेन करता है स्टेबिलिटी को, स्टेबल करता है हमारे मेम्ब्रेन को, और फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी फराहम करता है कि वो सेल टू सेल इंटरेक्शन कर सके, ठीक है। जब वो लिपिड होगी, लिपिड हमारे पास जो बेसिकली लेयर है ग्लाइकोप्रोटीन की, वो सेल टू सेल इंटरेक्शन में फैसिलिटी फराहम कर रहा है। उसके साथ साथ उस फैसिलिटी के अलावा ये यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं, ये एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर रहे हैं ताकि हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन कर दिया जाए। उसके बाद है दे ऑल्सो हेल्प इन सेल्यूलर, अच्छा अब यहाँ पे सेल्यूलर आइडेंटिफिकेशन भी होगी ड्यूरिंग इम्यून रिस्पॉन्स। अब इम्यून रिस्पॉन्स की मदद से हमने कुछ आरबीसीज का भी डिस्कस किया था जो कि प्रोटीन में आ रहे थे। उसके बाद इट ऑल्सो एक्ट एज आ रिस्पेक्टर फॉर वायरसेस एंड अदर पैथोजन। इसके अलावा ये रिस्पॉन्सिबल है कि ये क्या करेंगे, हमें ये मैसेज फराहम करेंगे जब हमारी लिपिड बायलेयर में कोई वायरस या पैथोजन इंटर होने लगेगा, ठीक है। पैथोजेंस यानी कि जो बीमारी काउज करने की वजह, यानी बीमारी जिसकी वजह कर काउज हो रही है, तो उन पैथोजेंस का, उन बैक्टीरिया का, उन वायरसेस का हमें क्या करेंगे, ये बताएंगे, ठीक है, उसके रिस्पेक्टर्स भी हैं। तो ये बेसिकली कुछ रोल था। सबसे पहले हमारे पास रेगुलेटिंग सेल या फिर उसके इंटरेक्शन का, साथ ही साथ ग्लाइकोलिपिड का और ग्लाइकोप्रोटीन का। मे भी एक अलग क्वेश्चन आ जाए आपके पेपर में, तो आपको इसके रोल को जो है वो अच्छे से समझना है, साथ ही इसकी कंप्लीट डेफिनेशन लिखना है, ठीक है। ये बात मैंने आपको जस्ट एक लाइन में समझा दी है कि ये किस तरीके से कर रहा है, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, और एक हमारा कैसा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, लेकिन आपको डेफिनेशन के तौर पे लिखना है अपने पेपर में। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंप्लीट लेक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसके जो हमारे पास मॉडल है फ्लूइड मोसेक मॉडल को, फंक्शन को, उसके स्ट्रक्चर को, साथ ही कुछ अहम रोल को। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। कोई भी चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आपको ना समझ आई हो, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि काफ़ी स्टूडेंट की हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।